नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज का ये लाइव सेशन बहुत खास और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने न सिर्फ डीएस रिसर्च सेंटर के बारे में दुनिया से अवगत कराया, बल्कि वो बहुआयामी चरित्र वाले और बहुआयामी गुणों से भरे हुए एक व्यक्ति थे। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर शिवाशंकर त्रिवेदी जी की, जिन्होंने डीएस रिसर्च सेंटर की परिकल्पना संकल्पना की, साथ ही डीएस रिसर्च सेंटर को पूरे विश्व में पहुंचाया और एक बहुत नेक काम के लिए कैंसर रोगियों की सेवा करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को आज 50 साल हो गए हैं। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं शिवाशंकर त्रिवेदी जी के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा, हालांकि आज के दिन ही ठीक 8 साल पहले वो हम सबको छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके दिए हुए जो अंश है, उनका दिया हुआ जो विज्ञान है, उनका दिया हुआ साहित्य है, वो हम सब के साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे 4 लोग हमारे डीएस रिसर्च सेंटर के हमारे साथ सुरेश्वर त्रिपाठी जी हैं, जो छायाकार, साहित्यकार, पत्रकार और एक बड़ा लंबा समय उन्होंने एस.एस. त्रिवेदी जी के साथ बिताया है। साहित्य के क्षेत्र से लेके कैंसर की दवाइयों के बारे में चर्चा करने, रोगियों तक उनकी सुलभता पहुंचाने और किस तरह से मैक्सिमम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग कैंसर रोगियों से जुड़ सकें, इसके बारे में एक बड़ा लंबा अनुभव और कार्य रहा है। साथ ही हमारे साथ डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी के सुनील सिंह जी हैं। 20-22 सालों का एसोसिएशन है। आप क्लिनिक इंचार्ज के तौर पे बखूबी इस कार्य को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। हमारे साथ कलकत्ता से डॉक्टर अनिर्बन भट्टाचार्य जी हैं। नमस्ते। अनिर्बन जी का लगभग 20 सालों का एसोसिएशन हो गया डीएस रिसर्च सेंटर से। इन्होंने सन 2000 में अपना बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी की शिक्षा दीक्षा की और अभी वर्तमान में डीएस रिसर्च सेंटर में आयुर्वेदाचार्य और साथ में फार्मा डायरेक्टर के तौर पे कार्यरत है और बड़ा लंबा अनुभव इनका रोगियों के साथ है। कैंसर को ठीक करने के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। साथ ही एक विशिष्ट अतिथि रत्ना जी हैं, रत्ना चैटर्जी जी कलकत्ता से, जो 2006 में ओसोफेगस कैंसर की पीड़ित के तौर पे आई थी और वाराणसी ये अपनी बिटिया के साथ आई और साथ ही इन्होंने त्रिवेदी जी से मुलाकात की। सभी लोग उनको प्यार से काका जी कहते हैं। इन्होंने उनसे मुलाकात की थी और काका जी ने इनको ये भरोसा दिया था कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी और ये बिल्कुल इनके साथ हुआ। तो इनके कुछ संस्मरण भी हम इसमें सुनेंगे। साथ ही मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि शिवाशंकर त्रिवेदी जी सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुआयामी चरित्र उनके रहे, बहुआयामी विधाओं से भरे हुए, चाहे निजी तौर पे मैं उनको जानता हूँ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साहित्य हो, या तमाम और तरह विज्ञान हो, हर तरह की चीजों में उनकी रुचि और उनका जो जुड़ाव था वो बहुत गहरा रहा। बलिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए शिवाशंकर त्रिवेदी जी। बीएचयू से उन्होंने अपनी फॉर्मल शिक्षा दीक्षा पूरी की और उन्होंने अंग्रेजी में उनकी बड़ी अच्छी दक्षता थी। अंग्रेजी के साथ साथ उनका प्रकृति और सिद्धांत, संस्कृति, तमाम तरह की चीजों में उनका बहुत गहरा योगदान रहा। एक पुनर्जागरण काल के एक प्रतीक रहे साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के लिए उनका बहुत भारी उसमें योगदान रहा। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम उनके बारे में यहाँ बात करने के लिए आए हैं। साथ ही उनका एक साहित्यिक पहलू रहा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कहानियां, जिसमें छोटे छोटे संस्मरण से लेके बहुत ही गहरी ग्रामीण परिवेश की कहानियों को उन्होंने उतारा। जैसे कुंती एक माँ, सजौती के दिए, सूखी धरती, सौंधी वास आदि। अविनाश नाम से इन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी। उसमें से कुछ एक प्रकाशित तौर पे हमारे साथ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब कैंसर हारने लगा है, क्योंकि वो बहुत इस बात को दृढ़ता से हमेशा अपनी पूरी जिंदगी कहते रहे और इसको उन्होंने कर दिखाया। और कैंसर के उन्मूलन में उनका जो योगदान है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। एक बिल्कुल नए तरह का विज्ञान लेके वो अपने बड़े भाई डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी के साथ पोषक ऊर्जा सिद्धांत पे उन्होंने दवा का आविष्कार किया और उसको आम जनता के, एक बहुत गरीब जनता तक
जो कि कैंसर से जूझ रही थी, सबसे पहले उन तक पहुंचे और फिर धीरे 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 इस वृक्ष को बड़ा करते गए। आज 50 सालों से डीएस रिसर्च सेंटर अपना कार्य कर रहा है। बनारस, कलकत्ता, गुवाहाटी, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में, 6 राज्यों के 6 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये उनकी गहरी मेहनत का ही फल है। उनका जो जो उन्होंने बीज बोया था, आज एक बड़े वृक्ष के तौर पे फैला हुआ है। उसके अंतर्गत तमाम लोग, तमाम हमारे क्लिनिक इंचार्ज, हमारे आयुर्वेदाचार्य, हमारे आहार विशेषज्ञ और पूरी एक टीम, उनके ही सपने जो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने संजोए थे, उसको आगे बढ़ाने में चलते बसते जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक के तौर पे पोषक ऊर्जा सिद्धांत को बिल्कुल एक नई पहचान देना और उसको लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इसको उन्होंने बखूबी कर दिखाया। राजनीतिक तौर पे भी अपने जवानी के दिनों में बहुत वो अग्रसर रहे। जेपी मूवमेंट में उनका बहुत ही साथ रहा। इसके साथ इमरजेंसी के दौरान उनको जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ये जो एक उनका एक चरित्र था, वो किसी बंधन में नहीं रहते थे। हम लोग ये बात कहते हैं। इसके साथ अ, बहुआयामी उन्होंने काम किए। बच्चों से बहुत प्यार था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, और जैसा हमने कहा कि एक बहुत अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जीने में यकीन रखते थे, और उनकी कही हुई बातें बहुत ही गहरा असर देती थी। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटे सलाह, बहुत किसी चीज को इतनी सरलता से कहना कि वो जन जन तक चला जाए और हर एक इंसान, और इसीलिए वो हमेशा लोगों के बीच घिरे हुए रहना पसंद करते थे। मैं जब वेबिनार की शुरुआत कर रहा था तो मुझे लगा था कि शायद अ, बहुत 1 घंटे में या कुछ मिनटों में हम लोग उनके बारे में इतना कुछ नहीं जान सकते, लेकिन चूंकि हमारे साथ अलग-अलग जो लोग हैं जिनके अपने अनुभव हैं, मैं उनसे उनके अनुभव भी अभी साथ में पूछता रहूँगा। लेकिन अग्रणी, जैसा कि आज उनके पुण्यतिथि पे अग्रणी नाम से हम आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अग्रणी यानी दूर की सोच रखने वाला, दूर देख सकने वाला, और भविष्य की कल्पना करके तमाम चीजों को करने वाला, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को उससे लाभ मिले। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण उनके लिए जो था, उन्होंने अपने सारे साहित्य, सारी जो पर्सनल रुचि की चीजें, चाहे राजनीति से जुड़ी हुई हो, चाहे लेखनी से जुड़ी हुई हो, उन्होंने उसको दरकिनार किया और पूरी तरह से कैंसर रोगियों की सेवा और कैंसर की जो उनका मूल सिद्धांत था, पोषक ऊर्जा सिद्धांत से बनी दवाइयों को बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया। सबसे पहले उसी चैप्टर में मैं रत्ना चैटर्जी से बात करना चाहूंगा। जहां तक मुझे इनकी कहानी पता है कि जब इनको कैंसर हुआ तो इनको डीएस के बारे में पता चला, और ये जान इनको विश्वास नहीं था कि शायद ये बच पाएंगी, लेकिन ये बनारस आई और त्रिवेदी जी से इनकी मुलाकात हुई। मैं रत्ना जी से उन्हीं के शब्दों में ये पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। नमस्कार जी। 2006 में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और पहले तो हमें डीएस के बारे में पता नहीं था, इसीलिए हमने ऑपरेशन भी करवाया। और उसके बाद हमको डॉक्टर ने केमो लेने के लिए सलाह दिया। हम केमो लेने गए, लेकिन केमो लेते वक्त हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई और हम ही सेमी कोमा में चले गए। तो डॉक्टर ने तुरंत बंद कर दिया केमो लेना, और बोला एलोपैथी में मेरे लिए और कोई इलाज नहीं है, अब ऐसे ही भगवान भरोसे में हमको जीना है। तो हम तो सोचने लगा कि अब हमारे सामने मृत्यु निश्चित है, अब हम जी नहीं पाएंगे। तो इतने में मेरी बेटी की शादी बनारस में हुई, और मेरी बेटी और दामाद हमको बनारस लेके गए, और वहाँ हम डीएस रिसर्च सेंटर गए। लेकिन जब हम गए थे तब हमारे अंदर इतनी भरोसा नहीं था कि आयुर्वेद में मेरा कुछ उम्मीद है नहीं है कि हम हो सकता है ठीक हो जाए कि नहीं हो, क्योंकि जब एलोपैथी में इतना बड़ा वो है, वो नहीं बोल ठीक कर पा रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमें त्रिवेदी जी से मिले हम, और जब त्रिवेदी जी मेरे सामने आया, ऐसा लगा जैसे मेरा ईश्वर से दर्शन हो रहा है। पता नहीं उनके अंदर एक ऐसा कुछ था कि हम बहुत प्रभावित हो गए। और उन्होंने हमारी सारी केस हिस्ट्री सुने, और उसके बाद हमारे सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा तुम बिल्कुल निराश मत हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। बस उस बातों में ऐसा कुछ था कि मुझे जिंदगी की उम्मीद आने लगा। तुरंत हमने वहीं से उसी सेंटर से हमने मेडिसिन लेना शुरू किया, और आज तक वही मेडिसिन चल रहा है।
और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा सारा काम मैं खुद करती हूँ। कोई कैंसर के बारे में मेरा कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बातें जो आपने अभी कही, ये किसी से जबरदस्ती बुलवाई नहीं जा सकती। ये आपने कहा ना कि उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी कि जो भी हाँ, मिलता था प्रभावित हो जाता था। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी, एक एक व्यक्तिगत तौर पे फिजिकली जो उनका अपीयरेंस था वो भी बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरे, क्लीन रहने में, वेल ड्रेस्ड होने में भी वो बहुत यकीन रखते थे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन। तो एक पूरा जो उनका आभा मंडल है बहुत अच्छे से आता था। और हर एक, जैसे आपने शेयर किया कि एक उनको देख के एक दैवीय शक्ति का आपको एहसास हाँ, हुआ, ऐसा लगा। तो जब कोई ऐसे मरीज किसी ऐसे ऐसे पर्सन से मिलता है और उसको उसकी बातों से यकीन होता है कि हाँ, ये जो सामने वाला कह रहा है इससे मुझे फर्क पड़ेगा, तो ये बात बहुत जरूरी है। रत्ना जी, मैं वापस आऊंगा आप तक। अभी मैं उनका एक बहुत खास, और ऐसा नहीं कि अनजाना या अनछुआ है, लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन मैं सुरेश्वर जी से जानना चाहूंगा कि जब निजी तौर पे आप जुड़े इस संस्था से, उसके बाद सबसे पहला जो आप लोगों का एक जो मुझे जानकारी है, एक कैंसर हारने लगा किताब छपी, जिसमें आप लोगों ने मिलजुल के बहुत सारी चीजें की, काम किया और उसको प्रकाशित किया, जिसमें 100 रोगियों के इलाज और तमाम चीजों का वर्णन रहा। उस दौरान का अनुभव कैसे, क्योंकि आज आपको साहित्य के बारे में ही उनका अनुभव, उनसे जो निजी तौर पे आप जुड़े हुए थे उसका अनुभव, और जो बाकी और जो साहित्यिक चीजें जैसे कुंती एक माँ और संझोती के दिए जैसी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, उससे संबंधित आपका क्या विचार और क्या आपकी यादें उससे जुड़ी? अ, सबसे पहले मैं आज के दिन उनको सादर नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं तो जिंदगी में चूंकि पत्रकारिता में रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों से मिला हूँ, लेकिन शिवा शंकर त्रिवेदी जी एक विलक्षण प्रतिभावान आदमी है। वो जहाँ वो रहते थे, अगर 1000 आदमी हैं उसमें उन वो अलग से पहचान में आ जाते थे कि यहाँ एक आदमी ऐसा है। और एक बहुत अच्छी बात को लेके तो मैं सेंटर नहीं गया था, लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा अभी। मैं जब वहां गया तो देखा वहां कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, कैंसर हारने लगा है, क्योंकि अभी नामकरण फाइनल नहीं हुआ था, इसका नाम और कुछ था। इंसान जीतने लगा है, कैंसर हारने लगा है, उस समय इसका नाम ये था, और अंग्रेजी में तैयारी चल रही थी। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि देखिए, हमारा जो ये जो कैंसर रोगी हैं जो यहाँ आते हैं, वो बहुत हाई फाई और अंग्रेजी वाली जगहों से नहीं आते हैं, और सबसे ज्यादा संख्या वो होती है जो हमारे हिंदी बेल्ट से लोग आते हैं। और हम तो कहते हैं कि आज देख लीजिए, आप बंगाल में जाइए तो बंगाल में क्या हिंदी नहीं समझते हैं लोग? बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं समझते होंगे। या आप दक्षिण भारत चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तो वहाँ हिंदी को समझने वाले लोग हैं। तो ये प्रस्ताव उन्होंने मान लिया और किताब हिंदी में ही प्रकाशित। और क्या बताऊं, वो दिन याद आता है, सारे लोग बैठते थे, सुबह 8 बजे बैठ जाते थे, और त्रिवेदी जी बगल में कुर्सी लगा के बैठते थे, और बहुत मेहनत के बाद वो पुस्तक निकली। पूरा परिवार उसमें लगा रहता था, केवल कंप्यूटर में मैं बैठता था, बाकी काम तो वही लोग करते थे। कितनी बार उसको, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, और कैसे जो है किन किन रोगियों का चुनाव किया जाए, ये सारी चीजें मिल बैठ के हम लोग तय करते थे। और जब किताब वो तैयार हुई, हमको लगता है करीब 7-8 महीने निरंतर मेहनत करने के बाद वो पुस्तक तैयार हुई। तो त्रिवेदी जी जो है, पहले उसकी एक कॉपी निकलवाए, और उसको जैसे गीता को लाल कपड़े में बांधा जाता है, वैसे उन्होंने उसको बांधा। अब बोला इसको अति सुरक्षित रख दो, और उसकी दूसरी कॉपी मुझे देके उन्होंने भेजा दिल्ली। और एशिया के सबसे बड़े प्रेस थॉमसन प्रेस में वो पुस्तक छपी, और छपने के बाद जब वो हाथ में आई उनके, तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी, क्योंकि बहुत दिनों की
मेहनत के बाद वो निकला था। और उसमें प्रस्तुतिकरण उस पुस्तक में ऐसा था कि एक बार उसको देख ले कोई तो ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको प्रमाण चाहिए, आपको रोगी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको रोगी की चिट्ठियां चाहिए, रोगी का अनुभव चाहिए। जैसे जैसे दवा चलती है उसके बाद वो चिट्ठियां इसीलिए ली जाती थी, हर महीने दवा के साथ उनका पत्र जरूरी होता था। वो नहीं देने पर दवा भी नहीं दी जाती थी, इतना कठोर नियम था कि भाई आपको जो लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है अच्छा बताइए, बुरा, ये दबाव नहीं था कि आप अच्छा ही बताइए, जैसा लग रहा है वैसा बताइए। तो वो जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ ना, उससे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी दंग रह गए। हमें याद है कि बहुत बड़े पत्रकार हैं रवि अरोड़ा, उनके पहले पिता को कैंसर हुआ था और वो आए थे ऐसे ही जनरली सामान्य ढंग से आ गए, कोई गंभीर होके नहीं आए थे, सोचे चलो ये भी देख लेते। उनको हमने पुस्तक दिया कि जरा एक बार इस पुस्तक को देख। वो बाहर बैठ के 1.5-2 घंटे में पुस्तक को पढ़े। उसके बाद वो इतना बड़ा पत्रकार, वो बोला कि भाई आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ये त्रिवेदी जी के कारण ये सब चीजें, वो उनके पास हर चीज का जवाब होता था। आप वो विदेशी साहित्यकारों की बात करिए, आप देसी बात करिए, आप भोजपुरी साहित्यकारों की बात करिए, तो उनका अध्ययन बहुत जबरदस्त था। उसके चलते जो टीम बनी उस समय, उस टीम ने जो काम शुरू किया उसका बहुत व्यापक असर हुआ और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार लोग भी जुड़े इससे। जो पीड़ित थे उसमें भी कई बड़े बड़े नाम थे, वो लोग भी जुड़े। और हम लोग तो कई बार गए उनके कहने पे, कभी राज्यपाल से तो कभी मंत्री से तो कभी प्रधानमंत्री के यहाँ तो कभी उनकी किताब लेकर ये जो योगी बाबा हैं इनसे भी हम लोग मिल चुके हैं। और उस समय तो ये मंत्री नहीं थे। तो ये कहने का मतलब कि बहुत लंबी एक तैयारी की गई थी त्रिवेदी जी के नेतृत्व में। तो और इसका ये काम इतना अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी प्रतिभा हर जगह थी। उनकी किताबें जब मुझे किसी ने दिया, सजौती के दिए, जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। वो इतने उच्च स्तर की कहानियां हैं उसमें, ग्रामीण परिवेश की। फिर वो किताब छपी भी, सजौती के दिए किताब छपी भी है उसी थामसन प्रेस से। और भी उनकी कविताएं में उनका स्तर जो है बहुत ऊंचे स्तर के कवि की तुलना में वो बैठते हैं जाके, उनकी जो कविताओं की शैली है। तो यही रहा। देखिए आज मैं निरोग धाम में रोगियों के अनुभव लिखता हूँ तो फोन आते हैं और मुझे लगता है कि हजारों हजार रोगी जो मौत के दरवाजे पे खड़े थे, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, जो अस्पताली व्यवस्था से गुजर चुके थे, जिनके जमीन मकान बिक चुके थे, ऐसे कई हजार लोग यहाँ से जीवन दान पाए हुए। और यह सब उसके सबसे आगे तो वही खड़े हैं, त्रिवेदी जी, उमाशंकर जी, और उनकी जो टीम है, उनकी जो सोच है, उनके काम करने का जो ढंग है, उसके कारण ये पूरी दुनिया में इस सेंटर को लोग आज जानते पहचानते हैं। बहुत खास वो, क्योंकि मुझे भी वो कैंसर हारने लगा है कि दिनों की याद है, और वो किताब एक बहुत सशक्त डॉक्यूमेंट के तौर पे रहा। जैसे ही वो बुक, यानी 100 दस्तावेज जो रोगियों के बारे में, जैसे रवि अरोड़ा जी का जिक्र किया, रवि अरोड़ा जी ने खुद एक बार ये जिक्र किया था कि जब वो बनारस आए थे तो उन्होंने वो पुस्तक ली और वो होटल में 1-2 दिन तक रह के उन्होंने पूरी किताब पढ़ डाली। उसके बाद फिर वो अपने माता पिता की दवा लेने आए, और बहुत बाद में उनकी अच्छी, माँ को भी कैंसर हो गया। माँ को भी हुआ। तो दोनों लोग, माता जी पिताजी दोनों लोगों की यहाँ से दवाइयां चली और दोनों लोग बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहे। और अभी भी उनसे बातचीत होती है, वो उस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और तमाम तरह की पेशेंट्स को वो अभी रिकमेंड करते रहते हैं। और जो साहित्य वाली बात, साहित्य की बातों में भी उनके बहुत कभी कभी बहुत विनोदी, जैसे कहते हैं ना, हास्य से भरे हुए छोटी छोटी कविताएं, कुछ संस्मरण, क्योंकि जब वो बैठते थे तो संस्मरण सुनाते थे और वो इतना रोचक होता था कि जितने भी लोग हैं वो मंत्रमुग्ध होके या बिल्कुल विस्मित होके उसको सुन रहे होते थे। अभी वापस इस मुद्दे पे और आएंगे।
डॉक्टर अनिर्बन जी, मैं आप पे आता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, मैंने भी आपका नाम लिया और कहा कि 20 सालों का आपका लंबा अनुभव है। देखिए, आप आयुर्वेद से हैं और आपने उसमें डिग्री हासिल की है, तमाम चीजें। लेकिन जब बात डीएस की आती है तो हम एक थोड़ा सा प्राचीन भारतीय आयुर्वेद पे हम आ जाते हैं, और हमारा जो बेस है पोषक ऊर्जा सिद्धांत, उस पे आधारित होकर दवाइयों को देना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके काका जी के साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसे इस विषय को आपने उनसे ग्राह्य किया, और किस तरह से आप उस जो भी एक नए तरह का जो विज्ञान था, उसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, उसको कैसे आपने बाकी रोगियों तक आप पहुंचाते हैं इन पिछले 20 सालों में? थैंक यू विनय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका आज पुण्यतिथि है, तो मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे आप लोग जो है एमिनेंट पर्सनालिटीज, रत्ना दी तो अच्छे नहीं, तो सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं डीएस रिसर्च सेंटर से 20 साल जुड़ा हुआ हूँ, और ये प्रोफेसर एस त्रिवेदी को उनके साथ मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ दिन मुलाकात हुआ था, साक्षात हुआ था, उनके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। इट वाज 2004-05 इस समय में होगा, कोलकाता में जब उन्होंने आते थे तब बात होता था। ये जो हम लोग डीएस रिसर्च सेंटर में काम करते हैं as a small part of the working force or driving force of DS Research Center. तो त्रिवेदी जी है the main source of the thinking of our philosophy. आयुर्वेद एक शास्त्र है, तो जो शास्त्र है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रिंसिपल रहता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, डीएस रिसर्च सेंटर जो मेडिसिन देते हैं कैंसर पेशेंट को, और इतना दिन से हम लोग जो काम कर रहा है, नियर अबाउट 50 साल हो गया, 50 इयर्स हो चुके हैं। तो हमने देखा कि रेगुलर हम लोग जो काम करते हैं पेशेंट के साथ बात करते समय जो देखते हैं कि आयुर्वेद में कभी कभी ऐसा होता है कि आयुर्वेद का जो मेन प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, उससे हम आयुर्वेद जो डॉक्टर है, आयुर्वेद फिजिशियंस है, कभी कभी हट जाते हैं। लेकिन त्रिवेदी जी ने जो रास्ता हम लोग को दिखाया है, उसमें हटने का कोई चांसेस नहीं है, अगर हम लोग को फॉलो करना चाहे। जैसे आयुर्वेद का एक मेन सिद्धांत यही है कि आयुर्वेद इज सच ए मेडिकल साइंस व्हिच बिलीव्स इन इंडिविजुअलिज्म। आयुर्वेद में अलग अलग रोग के अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रोग का अलग अलग मेडिसिन है। And we in the DS Research Center used to give different kinds of medicine, different types of medicine for different types of cancer patient. अलग अलग है, वो एक जैसा नहीं है। पेशेंट आके हम लोग को पूछते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि दिस इज द मेन थिंग। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट एकदम पूरा इंडिविजुअलाइज्ड हो। अगर इंडिविजुअलाइज हो जाए तो उसमें ही सफलता मिलते हैं। पेशेंट जब ठीक हो जाता है, जैसे कि अभी इधर रत्नादी है, तो पेशेंट पूछते हैं कि बोलते हैं कि ये तो एक मिराकल हो गया है, आप लोग तो एक मिराकल कर दिया। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे, ये मिराकल नहीं है। अगर जो आयुर्वेद का साइंस है, जो हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, वो प्रोफेसर त्रिवेदी जी ने हम लोग को दिखा दिया था बहुत साल पहले। वो मार्ग अगर हम लोग छोड़े नहीं, उस मार्ग पे हम लोग अगर जाएंगे तो वो मार्ग ही सही रहेगा, क्योंकि जो सच है वो तो सच ही रहता है। अब कितना भी कोशिश करें तो उसमें दूसरा कुछ डाला नहीं जाएगा। दूसरा बात यही है कि देखिए, आयुर्वेद में जो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो डायटिक्स है, जो खान पान, जो परहेज के बारे में हम लोग बोलते हैं, ये जो है, ये एकदम उनका मैं तो बोलेंगे कि उनका जो किताब जो अभी चर्चा हो रहा थे, कैंसर हारने लगा, और बहुत सारे उनका जो लिटरेचर है मैंने पढ़ा है, उसमें जो डाइट्स के बारे में, परहेज के बारे में जो सब बोला है, जो सब लिखा गया है, दीज आर वेरी यूनिक। वो बहुत ही यूनिक है। और आजकल
अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आज से 50 साल पहले त्रिवेदी जी ने जो लिख के गया है, जो बोल के गया है, जो हम लोग के लिए फॉलो करने के लिए दिया है, अभी नया नया नाम देखें, आप नेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप नेट में हम जैसे कि हम एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि we usually for few patients we usually ask them to not to take meal or any such products, few ऐसा कुछ है। तो आप नेट में देखिएगा कि अभी अभी इस तरह का बहुत सारे लिटरेचर्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है कि what are the difficulties may arise if we take these kind of milk products and dietary products। तो ये एक एक्चुअली जो अपने अभी अभी चर्चा हुआ, मैं चुपचाप सुन रहा था कि हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये त्रिवेदी जी एक ऐसा पर्सनालिटी थे कि ही यूज्ड टू नो कि हाउ टू कम्पीट इन दी अनफोर्सिन सिचुएशंस। जो सिचुएशंस हमने कभी देखा नहीं, उसमें कैसे हम लोग कम्पीट कर सके, कैसे हम लोग का जो सोच है, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कैसे हम लोग आगे बढ़ सके। तो ये बहुत ही उनका एक क्लियर कट सोच था। और दूसरा बात यही है कि जो अभी अभी लिटरेचर के बारे में भी चर्चा हुआ, मैं बहुत ही माने कम जानकारी वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि साइंस तभी भी सक्सेसफुल होता है जब लिटरेचर के साथ उसका संबंध रहता है। साइंस तो आदमी के पास पहुंचना है ना। मैं साइंस का जानकार कोई आदमी हूँ, लेकिन मेरा बात पहुंचा नहीं, मैं कुछ लिखा नहीं, नॉर्मल आम आदमी के पास वो गया नहीं, तो कैसे होगा। तो वो बोलने में एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलने का जो तरीका है, उन्होंने, मैंने देखा है खुद सामने बैठ के, मैंने देखा है कि पेशेंट के साथ कैसे बात उन्होंने करते थे। और अभी भी मैं पूरा कोशिश करता हूँ, और हम लोग सब जो हम लोग का अभी मेडिकल टीम है ऑल ओवर इंडिया में, सब वही फॉलो करते हैं कि पेशेंट के साथ पेशेंट को कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस देंगे। और पेशेंट तो इधर हम लोगों के पास जो पेशेंट आते हैं नॉर्मली तो डिस्कार्डेड होके, डिक्लाइंड होके इधर आते हैं, और हम लोगों को मेन जो काम होता है कि जिंदगी के बारे में उनका जो उत्साह है वो फिर से जनरेट करना है, वो हम लोगों का मेन काम हो जाता है। पेशेंट जानते हैं कि कैंसर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो पेशेंट जानते हैं, लेकिन वो बचना चाहते हैं। वो काम में हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोगों का मेडिसिन से, थ्रू आवर मेडिसिन। तो वो उनका जो कॉन्सेप्ट था कि कैसे पेशेंट को खुश रखना है, पेशेंट को सच बात बोल के भी पेशेंट को ठीक रखना है, कैसे पेशेंट का जो डेली टू डेली जो डे टू डे सिम्टम्स है उसको ज्यादा गुरुत्व देके कैसे उसको ठीक करना है। पेशेंट जब सफर कर रहा है पेन में, तब कैसे वो पेन को कम करने के लिए कुछ बातों में विश्वास रखना जरूरी होता है, क्या मेडिसिन देना चाहिए, ये सब बहुत ही क्लियर कट आइडिया उनको था। मैं बहुत ही लाकी हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है उसमें मैं शामिल हो सके। मैं यही बोलूंगी कि उनके बारे में मैं बहुत ही कम जानता हूँ, बोलना भी बहुत कम चाहता हूँ, क्योंकि जितना हमको सुनने को मिला उतना ही मेरा ये होगा कि मैं पेशेंट को उसके बारे में, वो सब सोच के बारे में, वो सब उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो लिटरेचर है, उसके बारे में मैं बोल सके। नमस्ते। थैंक यू। मैं वापस आपके पास आऊंगा अनिल जी, थैंक यू। बाकी लोगों से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट रखिएगा। अभी आपने एक जिक्र किया कि वो जिक्र करते थे कि कैसे किसी पेशेंट्स को रिलीफ दिया जाए, पेन मैनेजमेंट हो, केयर मैनेजमेंट हो, क्योंकि वो हमेशा इस बात पे यकीन रखते थे कि अगर एक बार किसी पेशेंट को उसके बेसिक्स और डूज एंड डोंट्स क्लियर कर दिए जाए, जिसके लिए बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास रहता था, है अभी भी, जो उन्होंने खुद लिखा था बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में, डूज और डोंट्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पथ्य क्या है, परहेज क्या है। और इसका एक बहुत डिटेल, जो छोटे लिटरेचर के अलावा जो डिटेल में होता था, वो कैंसर हारने लगा है। मुझे याद है किसी ने कहा था कि उस पुस्तक को लेके कोई स्टेटमेंट था कि इससे साहित्यकार साहित्य सीखेगा, वैज्ञानिक विज्ञान सीखेगा, मैथमेटिशियन अपने हिसाब से लेगा, स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत सारी बात है। वो अभी भी अपने आप में एक बहुत संपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि अभी हमने जब जिक्र किया कि कैसे 8-9 महीने उस पर काम हुए थे, और
जिंदगी जीने के हर पहलू के बारे में उसमें चर्चा है। उसके शुरुआती पन्ने और उसके आखिरी के कुछ पन्ने बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं सुनील जी के पास आ रहा हूँ। हमारा और सुनील जी का, हम दोनों इस मामले में हम लोग बहुत लकी थे कि लगभग हम लोगों ने एक साथ काम शुरू किया था डीएस रिसर्च सेंटर में, थोड़े समय के अंतर पे, और एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस। बाकी के जितने केंद्र है या जितने डॉक्टर हैं मैं उनके बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन करीब करीब 15 सालों तक, सन 2001 से 2015 तक लगभग रोज अ, बहुत सारे घंटे उनको काम करते हुए देखना, काम लेते हुए देखना, बहुत सारे उनके फनी ह्यूमर्स, साथ में जो हमने तमाम तरह की और चर्चाएं की बहुत सारी चीजों में। और एक चीज जो बहुत खास थी, उनका एक पैशन, सुबह से लेके रात तक। अगर कोई एक शब्द वो 50 से 100 बार बोलते थे तो वो कैंसर शब्द होता था। उसके उन्मूलन संबंधी बातें, उसमें कैसे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। जैसे पुस्तक कैंसर हारने लगा एक पुस्तक के फॉर्म में आई, इसका हमारा अनुभव ये था कि लोगों तक जाए। जो बात हम नहीं कह रहे, किताब हर जगह पहुंच जाएगी, लोग खुद पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे। और इतना वेल डॉक्यूमेंटेड था कि उसका बहुत अच्छा असर रहा, दूरगामी रहा, आज तक है। बाद में उसको हमने बंगला में, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। तो ये बहुत, और तमाम तरह की चीजें, जैसे WHO को ओपन लेटर लिखना, या 1000 पेशेंट्स की लिस्ट के बारे में हमेशा कुछ न कुछ लिखना, कुछ न कुछ नया। मुझे और सुरेश्वर जी, हम दोनों साथ में दिल्ली में, जैसे अभी वो जिक्र हो रहा था कि हम लोग हर सांसदों के पास पुस्तक को पहुंचाने का काम था, कि इसको सारे वीवीआईपी लोगों तक, वीवीआईपी मतलब जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उन तक पहुंचाइए, उन तक बात गई रहेगी। और ये काम किया इसने। वो किसी एक को पता चलती थी, वो दूसरे को बताता, दूसरे को पता चलती थी, तीसरे को बताता था, और इस तरह से ये चीजें फैलती गई। तो सुनील जी से अभी ये, क्योंकि आप भी रहे, मैं भी रहा, मैंने भी बहुत बातें की, आपका क्या अनुभव रहा? और वर्क को लेके जो एक वर्कोहलिक एक शब्द आता है, कि बहुत पैशन, सुबह से रात तक हमेशा लिखना लिखना, काम, फोन, पेशेंट से बात, तमाम तरह की चीजें, उसको कैसे जाएं, साहित्यकारों का बुलाओ, पत्रकारों को बुलाओ, हर तरह के समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनके बीच में। तो आप अपने अनुभव साझा करें। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे इस मीट का एक हिस्सा बनाया गया, क्योंकि हम आज काका जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग गुरु जी बोलते हैं, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सादर नमन करता हूँ। हमारा एक्सपीरियंस हम लोग का तो शुरू से उनके साथ जो रहा है, क्योंकि हम लोग उनके साथ बैठे हैं, देखे हैं, चीजें हैं, तो बहुत आश्चर्य होता था कि एक आदमी जो कि उस समय उनकी उम्र भी थी, तो इतना ज्यादा डेडिकेशन लेके काम कैसे कर सकता है। आश्चर्य होता था। वो जिस विषय पे बात करते थे, वो इस विषय में बिल्कुल पारंगत। मतलब मैं उस समय साइंस का स्टूडेंट मतलब रहा था, तो मुझे वो बारीकियां पता थी, क्योंकि मैं तुरंत निकला था, और वो इतने साल से। तो मुझे जब वो बताते थे कोई चीज कैंसर के बारे में, क्योंकि हमेशा वो कैंसर पे ही रहते थे, उनकी पूरी जिंदगी यही लगता था कि क्या किया जाए कि कैंसर रोगियों को अधिक से अधिक मदद मिल सके। सुबह शाम को बात होती थी, किसी बारे में, कैंसर के बारे में चर्चा होती थी, तो हम लोग तो चर्चा की, अगले दिन भूल गए। फिर शाम को जब वो आते थे, तो उस पे वहीं से वो टॉपिक शुरू करते थे आगे। मीन्स वो पूरी रात और पूरे दिन उस पे एक मनन करते रहते थे कि इस पे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। तो ये आश्चर्य होता था कि इतना ज्यादा डेडिकेशन कैसे कोई कर सकता है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, साहित्यकार में भी उनका, साहित्य में भी उनका अच्छा लगाव और पारंगत, हर चीज, साइंस में, साइंस के हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, सभी में जब उनकी शैली निकलती थी तो लगता था ये तो जैसे कोई उस फील्ड का ही एक माहिर आदमी का ये शब्द है, जो एक बहुत मजा हुआ उस चीज का होता है, उस तरीके से वो बातें निकलती थी। तो एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कुछ था। पुस्तक के बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं, तो चीजें जो अभी जैसे त्रिपाठी सर ने बताया कि किसी को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उस एविडेंस चाहिए, उस पर रिपोर्ट लगे हुए हैं, बीमारी के समय की रिपोर्ट्स लगी हुई है, दवा चलने के दरमियान की रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, और ठीक होने के बाद या इम्प्रूवमेंट होने के बाद की रिपोर्ट, एक प्रमाण मिल गया। और उसके अगर लास्ट के हम पेजेस पे जाएं तो ये देखेंगे कि कैंसर क्या है, क्या क्या किया जा सकता है। और वो इतनी सटीक जानकारी दी हुई है उसमें कि हम लोग बस यही कहते हैं, क्योंकि
कई बार हम लोग को पुस्तक पढ़ना हुआ तो ये, और पुस्तक पढ़ने के अलावा उनके शब्दों में भी ये सुना हुआ है, हम लोग को शायद ज्यादा वो समझ आसानी से आ गई। अगर कोई सिर्फ पुस्तक पढ़ेगा तो शायद थोड़ा मुश्किल हो उसके लिए, लेकिन वो चीजें लगता था कि इतनी सटीक जानकारी कैसे कोई निकाल सकता है। कैंसर के बारे में, कैंसर क्या है, हम लोग अभी कैंसर के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन सेल्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा रहे हैं हम लोगों को। शुरू शुरू में वो बोलते थे नहीं समझ में आता है, सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनो, अपने आप आ जाएगा। और वही हुआ। शुरुआत में लगता था कि कई बातें बोल रहे हैं, कि बोलते थे ट्यूमर कैंसर नहीं है, तो समझ में नहीं आता था कि भाई क्या ट्यूमर नहीं, जब तक ट्यूमर नहीं है तो पता क्या चलेगा कैंसर क्या है। नहीं रहा, लेकिन वो बार बार बोलते थे, सर सुनते रहो समझ में आएगा। हम लोग यही बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके उनके मुंह से ही सुना हुआ चीज हमें पता है। फिर बाद में उनका एक्सप्लेनेशन आ रहा था चीजें कि भाई कैंसर बनता है, कैंसर बनने के बाद ट्यूमर बनता है, ट्यूमर का इलाज होता है, फिर सर्जरी कर दिया, कीमोथेरेपी कर दिया, रेडियोथेरेपी कर दिया, चीजें कम हो गई, सब्सिडाइज हो जाएगी। बस कैंसर का तो इलाज हुआ नहीं, दबा हुआ है, वो फिर से आएगा। वो चीजें समझते समझते थोड़ा समय लगा, लेकिन जो चीजें समझ में आ गया वो आज तक बिल्कुल क्लियर है। उसी तरीके से अगर उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें तो कभी कभी आश्चर्य होता है, जिस लेवल पे हम लोग नहीं सोचते वो उतने लेवल तक सोचे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, यादें बहुत सी जुड़ी हुई हैं, चाहे उनके साहित्य को लेके हो या उनके विज्ञान को लेके हो। मेरा अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन सन 1984-85 से शायद मैं पहली बार उनसे मिला था, तो उनके घर पे पहुंचा था। तो देखा उनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम। तो आश्चर्य, मतलब एक लगता था उस समय ऐसा आदमी दिखता कम था, टीवी पे देखते थे और चीजों पे देखते थे, तो वो चीजें दिखी तो लगा कि भाई है कोई, तो बार बार मिलने का मन होता था, लेकिन संभव नहीं हो पाता था। और बहुत छोटे थे तो हम लोग वहाँ बैठना भी संभव नहीं था। फिर जब टीएस रिसर्च सेंटर से जुड़ा तो धीरे धीरे चीजें उनके बारे में पता चली, उनकी बातों को सुना, सभी चीज सुना। बहुत से एक्सपीरियंस है उनके, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, एक दिन या एक हफ्ते में सब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि आज उनकी पुण्यतिथि पे कम से कम हम उनके बातों को अगर शेयर करेंगे तो जो जानकारी हमें है वो जो आपके पास वो हमारे पास आती रहेगी। बस यही उनके बारे में कहूंगा कि जो भी किया उन्होंने फुल डेडिकेशन से किया। कभी ये नहीं लगा कि जो काम वो कर रहे हैं वो उसके अलावा भी कुछ और काम जानते हो, लेकिन जब भी काम करते तो लगता था ये पूरी तरह से उसके मास्टर है। कुछ लिटरेचर लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ कहीं से, हम लोग तो मान लो छोटे आदमी जो हिंदी के जानने वाले, वो भी उसमें से कहीं से गलतियां नहीं निकाल सकते। इंग्लिश में लिटरेचर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में कोई एक डॉट का भी अंतर नहीं आता था। तो जिस चीज में थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, जो भी काम किया। और वो हमेशा ये बोलते थे कि जिस चीज को करो पूरे डेडिकेशन से करो, रिजल्ट आना ही आना है। तो बहुत सी चीजें हैं उनके साथ, बहुत कम समय में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन बातें तो बहुत है उनके बारे में। विज्ञान को लेके उनके बारे में जो थिंकिंग था, इतने रूट लेवल पे उनकी जानकारी थी, इतने डीप लेवल पे जानकारी थी। हम लोग बात जनरल एक बॉडी की बात करते, वो सेल्स और उसकी केमिस्ट्री तक की बात करते थे, किस तरीके से सेल्स पे काम होता है, हर बॉडी का अपना अपना ऑर्गन का, हर सेल्स का, हर एक एक सेल्स का उतना अपने मेटाबॉलिज्म को हमें समझाते थे। तो लगता था कि जब इतनी नॉलेज है तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने आगे काम किया है वो निश्चित तौर पे काम करेगा। वही रिजल्ट आज दिख रहा है, हजारों सैकड़ों लोग बिल्कुल नॉर्मल है, तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनके साथ मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला और उनसे कुछ समझने और सुनने का मौका मिला। बिल्कुल, जब आप ये सारी बातें कह रहे थे तो एक एक चीज मुझे भी याद आती रही, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग लगभग साथ में ही रहे, उनके साथ सानिध्य में बैठे रहते थे। बहुत सारी बातें, छोटी सी बात पेन मैनेजमेंट को लेके या उसके फूड हैबिट्स को लेके, जो बड़े बड़े डाइटिशियन या डॉक्टर्स जिस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बहुत सरल तरीके, मैं बात कर रहा हूँ भाषा की सरलता को लेके, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो जिस तरह का है, जो निचले तबके का है, गांव का है, गरीब है, उसको अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही रीजन था कि वो इस छोटे से वृक्ष को, जो कि पूर्णिया से शुरू हुआ, कलकत्ता, फिर वाराणसी और आज भारत के 6 शहरों में डीएस रिसर्च सेंटर एक अपना खास मुकाम रखता है कैंसर रोगियों के रोग को उन्मूलन करने की,
स्थिति में हमने पहले भी बहुत वेबिनार किए। मुझे याद है दिसंबर में एक वेबिनार हुआ था जिसमें हमारे 6-7 पेशेंट्स थे, रत्ना जी भी साथ में थी। और उस दिन सारे रोगियों ने, मैं शायद रोगी तो नहीं कहूंगा, सारे लोगों ने, क्योंकि अब आप रोगी नहीं रहे, तो जितने भी लोग वहां उपस्थित रहे उन्होंने भूरी भूरी अपना धन्यवाद ज्ञापन दिया। और पारिवारिक जो उनकी जो स्थिति थी, जैसे आपने अपनी कहानी सुनाई थी अपनी बिटिया के बारे में कि जब आपको हुआ तो आप चिंतित थी कि कैसे आपका जो पैसा इलाज में अगर खराब हो गया तो आपकी बेटी का करियर, शादी, ये सब चीजें मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की सैकड़ों कहानियां, और उस दिन बहुत पेशेंट भावुक हो गए थे। मैं अभी लखनऊ में भी मिला, या तमाम हम लोगों को बात होती है जो लोग लाभान्वित हैं। न सिर्फ डीएस रिसर्च सेंटर जो कि एक संस्था, बल्कि काका जी, काका जी के प्रति एक सबकी बड़ी आस्था, एक पिता तुल्य, जैसे कमल कली मुखर्जी हैं, वो बिल्कुल पिता तुल्य उनको मानती थी। और उनका केस तो बहुत ही डेंजरस था, बिल्कुल गौन केस थी। और ऐसे सैकड़ों और लोगों ने बहुत धन्यवाद ज्ञापन। और मुझे भी लगता है कि एक वाणी में अगर भाव रहे और भरोसा रहे, तो जैसा कि उनका व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, वो अगर कहते थे अपने मुंह से कि हाँ चिंता मत करो, तो वो रोगी ही बिठा लेता था मन में कि हाँ चिंता नहीं करनी है और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत बहुत सारी, मैंने कहा कि आज एक छोटे विषय नहीं है, ये बड़ा लंबा है। हमने पहले भी 2016 में हमने कार्यक्रम अग्रणी की जब शुरुआत की तो तमाम साहित्यकार, पत्रकार उपस्थित रहे और घंटों तक इस विषय में चर्चा हुई, उनके बहुआयामी चीजों के बारे में। उनके एक मित्र ने कहा कि उनके एक चीज को आने, जैसे उन्होंने सिर्फ कैंसर को अगर अपना टारगेट नहीं किया होता तो वो बहुत अच्छे राजनेता हो सकते थे, वो बहुत अच्छे लेखक हो सकते थे, वो जिस क्षेत्र में जाते बहुत बहुत वो उसके पीक पे होते। और पीक उन्होंने लाया, लेकिन वो कैंसर रोगियों के हित में रहा। और निजी तौर पे मैंने भी बहुत कुछ उनसे सीखा, भाषा की सरलता, चीजों को व्यवस्थित करना, काम रहना, हर सिचुएशन में शांत रहना और किसी भी परिस्थिति से लड़ना। तो बहुतेरे बहुतेरे उनके, हम छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे किस्से, जैसे कुछ रोचक किस्से होते हैं। और किसी को गढ़ना, जैसे हम लोग आज जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक ऐसे बच्चे जो बहुत छोटी उम्र में थे, जो कुछ छोटा मोटा काम करते थे, उनको भी उन्होंने गढ़ा, उनको बनाया, उनको एक दिशा दी। और साथ में जो पूरा परिवार लेके चलना, पूरा परिवार उनके साथ रहा और सब लोगों को उन्होंने ये सिखाया कि एक साथ रह के, एक साथ मिल के काम करने से ही किसी चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि हम उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं। देखिए मेरे लिए अभी भी मैं ये यकीन नहीं कर पाता हूँ कि 8 साल हो गए उनको गए हुए। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। लेकिन वो इतनी गहरी यादें हैं, इतनी गहरी मेमोरी बैठी हुई है दिलो दिमाग में कि वो चलता रहता है और रोजाना उनकी बातें, उनकी चीजें याद आती हैं। मैंने शुरू में भी अभी मैंने कहा कि साहित्य, संस्कृति का भी रूट लेवल पे कैसे जुड़े रहना है, पूजा पाठ चीजें सबको ऐसे। विज्ञान के क्षेत्र में मुझे याद है मैं बहुत पहले डिस्कवरी चैनल देख रहा था, काफी साल पहले, और उसमें इनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने त्रिवेदी जी का जिक्र किया। आज एक पत्रकार आए हुए थे हमारे कार्यक्रम में और उन्होंने कहा कि कैसे उनको लेखनी की प्रेरणा वो देते थे। बहुत मौके पे उनको काफी डांट भी पड़ी है। अ, डांट इसलिए पड़ी कि वो चीजों को संयमित करें और सुधारें और इस तरह की बहुत सारी चीजों को वो आगे बढ़ाएं। तो ये वेबिनार आज एक श्रद्धांजलि के तौर पे है हम सबकी तरफ से, जो अपने अपने अलग अलग जगहों से हम लोगों ने उनको, उनके साथ समय बिताए हैं, उनसे सीखा है और उस चीज को हम आगे ले जाने की दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे पर्सन जिन्होंने दुनिया को एक ऐसी बीमारी से, जो बिल्कुल भयभीत कर देने वाली बीमारी थी, उससे निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वो सैकड़ों हजारों परिवार, एक परिवार का अगर कोई एक सदस्य बच गया है तो वो कितना थैंकफुल रहा और कितना उस परिवार को जीने का मौका मिला। मैंने भी कहा कि एक वेबिनार में हम लोगों ने इस तरह की बातें की और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा तमाम चीजों पे, उसकी एक क्षति भी हुई। अगर वो हमारे साथ थोड़ा और लंबे समय रहते तो हम और तमाम तरह की चीजें सीख पाते, देख पाते। कुल मिला के ये है कि एक
सोसाइटी का एक लॉस होता है जब इस तरह की लोग, अभी मुझे लगता है थोड़ा असमय था, थोड़ा वो और समय रह सकते थे, बट कुछ चीजों पे, कुछ घटनाओं पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। और बहुत कुछ दे के गए हैं जिसको हम लोग इस डीएस रिसर्च सेंटर के बैनर तले, छत्र छाया में हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस विषय पे और लंबा हो सकता था। उनके कई ऐसे मित्र थे जो और अपनी कहानियां सुनाते, लेकिन एज और अस्वस्थता या टेक्नो फ्रेंडली नहीं होने की वजह से वो हम लोग उनके साथ आज नहीं है। लेकिन जितनी बातें हमने की, मुझे लगता है ये बहुत कम है, और बहुत बड़ी पर्सनालिटी को हमने खोया था। आज फिर से हम डीएस रिसर्च सेंटर के परिवार से वापस से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने हमें बीज रूप दिया है उसको हम आगे लेके जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन को जारी रखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।